अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं निम्रा कंवल और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक खूबसूरत उर्दू नावल जिसमें मोहब्बत, जज्बात और दिलचस्प मोड़ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलें, बग़ैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत नावल क़यामत वफ़ा। रुक जाइए, ये निकाह नहीं हो सकता। पूरा सहन एक लम्हे के लिए सांस रोक गया। सुर्ख जोड़े में सजी हुरीन स्टेज पर बैठी, मेहंदी रिचे हाथों को गोद में समेटे अभी निकाह के कागजात पर दस्तखत करने ही वाली थी कि दूल्हा के वालिद की ये आवाज़ पूरे मजमे पर गूंज उठी। सैफान के वालिद रशीद साहब अपनी नशिस्त से उठ चुके थे। उनके चेहरे पर ऐसी हकारत थी जैसे वो किसी गुनाहगार को कटहरे में देख रहे हों। क्या मतलब है आपका? हुरीन के वालिद सलीम साहब लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े। उनकी आवाज़ में वो कपकपाहट थी जो किसी इंसान को तब आती है जब वो जानता हो कि अगला लम्हा उसकी ज़िंदगी बदल देगा। मतलब साफ है सलीम साहब। रशीद साहब ने मोबाइल स्क्रीन आगे बढ़ाई। अभी आधे घंटे पहले ये खबर हमारे पास पहुंची है कि आपकी फैक्ट्री दिवालिया हो चुकी है। बैंक ने आपके तमाम असासे जब्त करने का नोटिस जारी कर दिया है। हम अपने बेटे की शादी एक ऐसे घराने में नहीं कर सकते जो कल दर बदर हो जाए। मजमे में सरगोशियां फैल गईं। कोई अफसोस कर रहा था, कोई तंजिया मुस्कुराहटों के साथ एक दूसरे की जानिब देख रहा था। हुरीन का दिल जोर से धड़का, उसकी आंखों के सामने सब धुंधला गया। अभी कुछ देर पहले तक वो एक खुशनसीब दुल्हन थी और अब अचानक वो एक ऐसे बाप की बेटी बन चुकी थी जिसे सरेआम रुस्वा किया जा रहा था। उसके कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे बाकी सारी दुनिया कहीं दूर चली गई हो। ये सरासर ज्यादती है, उसके बड़े भाई तैमूर ने आगे बढ़कर कहा। अभी कल तक तो आप खुद उस रिश्ते के लिए बेताब थे। आज कारोबार में आर्जी मुश्किल आई तो आपने मेरी बहन की इज्जत को यूं सरे बाजार नीलाम कर दिया। आर्जी मुश्किल नहीं तैमूर साहब, डूबती कश्ती है। सैफान जो अब तक खामोश खड़ा था आहिस्ता से बोला। उसकी नजरें हुरीन से मिली तो एक लम्हे के लिए वो झुझका, मगर फिर नजरें चुराकर पीछे हट गया। कभी वही सैफान था जो उससे वादे करता था कि जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ेगा, और आज वो इसी वादे से यूं फिर गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हुरीन ने अपना घूंघट उल्टा, आंसू उसकी गालों पर बह निकले थे, मगर वो चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, और उससे भी ज्यादा वो ये साबित करना चाहती थी कि उसकी ज़ात पैसे के तराजू में तोली नहीं जा सकती। मगर उसके लबों से कोई लफ्ज़ नहीं निकला। सलीम साहब के सीने पर हाथ रखे वो सिर्फ अपने बाप को गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी, जो स्टेज के करीब लड़खड़ा कर बैठ चुके थे। बाराती चुपचाप उठकर जाने लगे। कुछ देर पहले तक फूलों और रोशनियों से सजा वो सहन अब एक खाली, उदास और वीरान जगह लग रहा था। हुरीन वहीं स्टेज पर बैठी रही, बेयकीनी और दुख के दरमियान कहीं मुअल्लक, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का धागा अचानक खींच कर तोड़ दिया हो। खिदमतगार खामोशी से फूलों की सजावट समेटने लगे थे, जैसे ये एक आम सा वाकया हो, जैसे किसी की जिंदगी का सबसे हसीन दिन यूं चंद लम्हों में राख न हुआ हो। रात गए तक घर में एक अजीब सी खामोशी तारी रही। लाउंज में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सलीम साहब सोफे पर बैठे सर झुकाए खाली नजरों से कालीन को घूर रहे थे। हुरीन ने अपना भारी जोड़ा उतार कर सादा कपड़े पहन लिए थे, मगर हाथों में सजी मेहंदी अब उसे किसी जख्म की तरह चुभ रही थी। वो बार बार अपनी हथेलियों को देखती, जैसे ये सुर्ख रंग उसके दुख का आईना हो। बाबा, आप खुद को इल्जाम मत दें। वो उनके करीब बैठकर उनका हाथ थाम गई। किस्मत में यही लिखा था। किस्मत नहीं बेटी, मेरी नाअहली। सलीम साहब की आवाज़ भरा गई। मैंने कारोबार में वो फैसले किए जिनका खमियाजा आज तुम्हें भुगतना पड़ा। बैंक का कर्जा, सप्लायर्स की वाजिबुल अदा रकम, सब मिलकर मुझे डबो रहे हैं। अगर अगले हफ्ते तक मैं 50 लाख का बंदोबस्त ना कर सका तो फैक्ट्री के साथ साथ ये घर भी नीलाम हो जाएगा। हुरैन ने अपने बाप के झुके हुए कंधों को देखा और उसका दिल भर आया। ये वही सलीम साहब थे जिन्होंने कभी उसे किसी बात पर नाराज नहीं किया था, जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, और आज वही मजबूत बाप उसके सामने यूं बिखरा बैठा था जैसे सारी दुनिया का बोझ अकेले उठा रहा हो।
तैमूर जो अब तक खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे को देख रहा था पलटा। बाबा, एक रास्ता है मगर आपको पसंद नहीं आएगा। कैसा रास्ता? शगुफ्ता बेगम, तैमूर ने आहिस्ता से कहा। अम्मी की सहेली शाह मीर खान की फूफो, वो कई बार कह चुकी हैं कि अगर कभी ज़रूरत हो तो उनके कारोबार से मदद ले ले। उनका ख़ानदान स्टील की सनत में बहुत बड़ा नाम है और वो हमारी फैक्ट्री का कर्जा उठा सकते हैं। मगर बदले में? सलीम साहब ने शकी नज़रों से बेटे को देखा। दुनिया में कोई मुफ्त में 50 लाख नहीं देता तैमूर। तैमूर ने जवाब नहीं दिया, उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। हुरैन ने अपने भाई के चेहरे को देखा और उसका दिल किसी अनजाने खौफ से भर गया। वो उठकर अपने कमरे में चली गई। खिड़की के पास खड़ी होकर रात के आसमान को देखती रही, सोचती रही कि आने वाला कल उसके लिए क्या लेकर आएगा। अगली सुबह शगुफ्ता बेगम खुद उनके घर तशरीफ लाईं। वो एक बावकार, मजबूत शख्सियत की मालिक खातून थी, जिनकी आंखों में बरसों के तजर्बे की संजीदगी झलकती थी। वो सोफे पर बैठी तो उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी से भीख नहीं बल्कि एक मुनसिफाना मुआहिदा करने आई हूं। सलीम साहब, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करती। उन्होंने सीधा आगाज किया। आपके हालात मुझ तक पहुंच चुके हैं। मैं आपकी फैक्ट्री का कर्जा उतारने को तैयार हूं और आइंदा के लिए भी सरमाया फराहम करूंगी, मगर उसके बदले में एक शर्त है। जी फरमाइए। सलीम साहब की आवाज़ में उम्मीद और खौफ दोनों शामिल थे। मेरा भतीजा शाह मीर, वो मेरे मरहूम भाई का बेटा है और मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है। वो अब 31 बरस का हो चुका है, कारोबार संभाल चुका है, मगर शादी के नाम से दूर भागता है। कुछ साल पहले उसकी मंगनी जुमल नामी लड़की से हुई थी, जो ऐन उस वक्त उसे छोड़ गई जब हमारा कारोबार एक बहरान से गुजर रहा था। उस दिन के बाद से शाह मीर का दिल पत्थर हो चुका है। वो मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता, रिश्तों पर भरोसा नहीं करता। हुरैन जो किचन के दरवाजे के पास खड़ी चाय की ट्रे लिए सुन रही थी, ठटक गई। उसके जहन में फौरन सवाल उभरा कि एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी जिसका दिल पत्थर बन चुका हो। मैं चाहती हूँ कि इसका निकाह हुरैन से हो जाए, शगुफ्ता बेगम ने सीधा कह दिया। यह सिर्फ कारोबारी मुआहदा नहीं होगा बल्कि एक बाइज्जत निकाह होगा, पूरे अरकान और रसूम के साथ। हुरैन को इस घर में वो इज्जत मिलेगी जो एक बहू को मिलनी चाहिए। मैं अपनी ज़बान देती हूँ। सलीम साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने हुरैन की तरफ देखा जो अब कमरे में दाखिल हो चुकी थी। बेटी, ये फैसला तुम्हारी ज़िंदगी का है। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। हुरैन ने चंद लम्हे सोचा। कल तक वो एक ऐसे रिश्ते में बंधने वाली थी जिसने दौलत की खातिर उसे धुतकार दिया। आज एक नया रास्ता उसके सामने था, गैर यकीनी से भरा हुआ, मगर उसमें उसके बाप की इज्जत और ख़ानदान का मुस्तकबिल छुपा था। उसने शगुफ्ता बेगम के चेहरे को देखा, उनकी आंखों में छुपी सच्चाई और मोहब्बत को महसूस किया और एक अजीब सा सुकून उसके दिल में उतरने लगा। मैं राज़ी हूँ बाबा, उसने धीमी मगर पुख्ता आवाज़ में कहा, बशर्ती के शाह मीर साहब भी अपनी मर्जी से ये फ़ैसला करें। मैं किसी की मजबूरी बनकर उसकी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होना चाहती। शगुफ्ता बेगम की आंखों में तहसीन की चमक उभरी। ये बात मुझे पसंद आई। अक्सर लड़कियां मजबूरी में हाँ कह देती हैं, मगर तुमने अपनी इज्जत नफ्स को तरजीह दी। मैं शाह मीर से बात करूंगी और यकीन दिलाती हूँ कि अगर उसने ज़रा भी हिचकिचाहट दिखाई तो मैं खुद ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाऊंगी। शाह मीर का ऑफिस शहर की बुलंद तरीन इमारतों में से एक में था, जहाँ शीशे की दीवारों के पार पूरा शहर किसी नक्शे की तरह फैला दिखाई देता था। हुरैन अपने भाई के साथ वहाँ पहुँची तो उसे आधा घंटा इस्तकबालिया में बिठाया गया। उस दौरान वो बाहर शीशे की दीवार से शहर को देखती रही, अपने दिल में उठते सवालों से उलझती रही। आखिरकार जब वो अंदर दाखिल हुई, शाह मीर अपनी मेज़ के पीछे खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी पुश्त हुरैन की तरफ थी। बैठिए, उसने मुड़े बगैर कहा। आवाज़ में ना गर्मजोशी थी ना नफरत, सिर्फ एक बेतासुर संजीदगी। हुरैन खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। कुछ लम्हों बाद वो पलटा और पहली बार हुरैन ने उसका चेहरा गौर से देखा। तराशीदा दाढ़ी, संजीदा नुकोश,
और आंखों में ऐसी थकन जो उम्र से नहीं बल्कि जिंदगी के तजर्बों से आती है। वो किसी मुजस्समे की तरह साकित और बेहिस दिखाई देता था, जैसे उसने अपने तमाम जज्बात किसी गहरे कुएं में दफन कर दिए हों। मुझे फूफो ने सब बता दिया है। वो सीधा मुद्दे पर आया। मैं आपसे कोई मोहब्बत का दावा नहीं करूंगा और ना आपसे ये तवक्को रखूंगा। ये निकाह सिर्फ 2 खानदानों के मफाद के लिए होगा। आपको उस घर में हर आसाइश मिलेगी, हर इज्जत मिलेगी, मगर मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता कि मैं कभी आपसे मोहब्बत करूंगा। मेरा दिल एक बार टूट चुका है और मैं उसे दोबारा किसी के हवाले करने का हौसला नहीं रखता। हुरीन कुछ देर खामोश रही, फिर सीधी नज़रों से उसकी आंखों में देखा। मैंने भी आपसे मोहब्बत का मुतालबा नहीं किया शाहमीर साहब। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे इज्जत दें और ये फैसला अपनी मर्जी से करें, मजबूरी से नहीं। अगर आपके दिल में ज़रा सा भी तरद्दुद है तो मुझे अभी बता दीजिए। मैं ये रिश्ता उसी लम्हे ख़त्म कर दूंगी। मैं किसी की तर्स खाई हुई बीवी नहीं बनना चाहती। उसके यूं 2 टोक बात करने पर शामीर की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत झलकी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने बैठी लड़की इतनी खुददार होगी। वो कुछ देर उसे देखता रहा, जैसे उसकी बात को तोल रहा हो। मुझे कोई तरद्दुद नहीं, उसने आखिरकार कहा। मैं अपनी मर्जी से ये फैसला कर रहा हूँ और आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी कि आपने साफ साफ बात की। यहाँ ज़्यादातर लोग सिर्फ वही कहते हैं जो दूसरा सुनना चाहता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, हुरैन ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया और उठ खड़ी हुई। बाहर निकलते हुए तैमूर ने उससे पूछा, क्या फैसला किया तुमने? हाँ, हुरैन ने पुख्ता लहजे में जवाब दिया। मैं ये रिश्ता कबूल करती हूँ। ना मैं उस शख्स की मोहब्बत की तलबगार हूँ, ना उसकी हमदर्दी की। बस मुझे ये इत्मीनान है कि उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। आजकल ऐसे सच्चे लोग कम ही मिलते हैं भाई। तैमूर ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा। तुम हमेशा से ही सबसे मजबूत रही हो हुरैन। मुझे यकीन है ये फैसला सही साबित होगा। निकाह की तकरीब कोई शानदार जश्न नहीं थी। शाहमीर के घर के सहन में सिर्फ करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में सादगी से ये रस्म अदा की गई। हुरैन ने हल्के गुलाबी रंग का सादा जोड़ा पहन रखा था, ना भारी जेवरात, ना धूमधाम। काजी साहब ने 3 बार सवाल दोहराया और उसने पुख्ता आवाज में कबूल है कह दिया। शाहमीर के चेहरे पर कोई खास जज्बात नहीं थे, मगर जब उसने निकाह नामे पर दस्तखत किए तो उसका हाथ एक लम्हे के लिए ठहर गया, जैसे वो खुद भी उस फैसले की संजीदगी को महसूस कर रहा हो। ज़ुहैब, शाहमीर का छोटा भाई, मुसलसल मुस्कुराते हुए सबको मुबारकबाद दे रहा था। वो खुश मिजाज नौजवान था और अपने भाई के बरक्स बहुत जल्द हुरैन से घुल मिल गया। भाभी, आप फिक्र मत करें, उसने आहिस्ता से हुरैन के कान में कहा। मेरा भाई सख्त जरूर है, मगर दिल का बुरा नहीं। बस जमाने ने उसे सख्त बना दिया है। आप देखना, चंद दिनों में ही वो आपके सामने नर्म पड़ जाएगा। हुरैन ने मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर उसके दिल में अभी भी एक अनजाना खौफ था। नए घर, नए लोग और एक ऐसा शौहर जिसके दिल तक पहुंचने का रास्ता नामालूम था। सलीम साहब ने अपनी बेटी की रुखसती के वक्त उसे गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। बाबा, आप फिक्र ना करें, हुरैन ने उनके आंसू साफ किए। मैं खुश हूं और अगर खुदा ने ये रास्ता चुना है तो उसमें जरूर कोई भलाई होगी। नए घर में पहला हफ्ता खामोशी से गुजरा। शाहमीर सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता और रात गए वापस आता। ज्यादातर वक्त वो अपने कमरे में काम में मसरूफ रहता। हुरैन से बातचीत बराए नाम थी। शगुफ्ता बेगम ने हुरैन को घर के तौर तरीके सिखाए। उसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी मुआहदे के तहत उस घर में आई है। एक सुबह बावर्ची खाने में शगुफ्ता बेगम हुरैन के साथ बैठी मसालेहा जात के डब्बे तरतीब दे रही थी जब उन्होंने बात छेड़ी। हुरैन, शाहमीर के बारे में तुम्हारे दिल में कोई गला तो नहीं? नहीं फूफो जान, हुरैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो अब शगुफ्ता बेगम को उसी मोहब्बत भरे लक़ब से मुखातिब करती थी। मैं जानती हूँ उन्होंने अभी मुझसे अपना दिल नहीं खोला, मगर मैं उन्हें वक्त देना चाहती हूँ। हर जख्म को भरने के लिए वक्त दरकार होता है। शगुफ्ता बेगम ने हुरैन के सर पर हाथ फेरा। तुम्हारी सोच ने मुझे यकीन दिला दिया है कि मैंने सही फैसला किया।
खुदा तुम्हारे सब्र का फल ज़रूर देगा। जानती हो हुरीन, शाहमीर बचपन से ही हसास तबीयत का मालिक था, मगर जुमल ने उसे जो ज़ख्म दिया उसने उसके अंदर एक दीवार खड़ी कर दी। तुम उस दीवार को गिराने की जल्दी मत करना, बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रहना। वक्त खुद ही सब कुछ ठीक कर देगा। मैं कोशिश करूंगी फूफो जान, हुरीन ने यकीन दहानी कराते हुए कहा। मैं जानती हूं टूटे हुए दिल को जोड़ने में वक्त लगता है, मगर मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। इसी दौरान ज़ुहैब बावर्ची खाने में दाखिल हुआ, भूख से बेताब। भाभी, आज क्या बना रही हैं? खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। भंडी गोश्त और रोटी, हुरीन ने हंसते हुए जवाब दिया। बस थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, मैं तो अभी से पेट भर चुका हूँ खुशबू से, ज़ुहैब ने मसनूई संजीदगी से कहा, और तीनों हंस पड़े। ये छोटे छोटे लम्हे थे जो हुरीन को आहिस्ता आहिस्ता उस नए घर से मानूस कर रहे थे और उसे एहसास दिला रहे थे कि हर रुकावट के बावजूद यहाँ मोहब्बत की गुंजाइश मौजूद है। एक शाम हुरीन लाउंज में बैठी किताब पढ़ रही थी जब शाहमीर ऑफिस से वापस आया। वो थका हुआ लग रहा था और सोफे पर बैठते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आप खाना खाएंगे? हुरीन ने आहिस्ता से पूछा। भूख नहीं है, उसने आंखें खोले बगैर जवाब दिया। हुरीन कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर उठकर बावर्ची खाने की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो एक कप गरम चाय लेकर वापस आई और बगैर कुछ कहे उसे मेज पर रख दिया। शाहमीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा था भूख नहीं, ये खाना नहीं, सिर्फ चाय है, हुरीन ने सुकून से जवाब दिया, थकन कम करने के लिए। अगर आपको पसंद ना आए तो रहने दीजिए, मैं दोबारा ज़बरदस्ती नहीं करूंगी। उसके जाने के बाद शाहमीर कुछ देर चाय के कप को देखता रहा, फिर आहिस्ता से उसे उठाकर एक घूंट भरा। कुछ अजीब सी नरमी थी उस छोटे से अमल में, जिसने बरसों से सर्द पड़े उसके दिल में एक हल्की सी हरारत पैदा कर दी। उसने खिड़की से बाहर देखा और सोचने लगा कि ये लड़की जो किसी मुआहदे के तहत उसकी ज़िंदगी में आई थी, किस कदर बेलौस अंदाज में उसका ख्याल रख रही है। एक इतवार की सुबह शगुफ्ता बेगम के इसरार पर शाहमीर हुरीन को करीबी पार्क ले गया ताकि घर के बाहर भी वो कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजार सकें। दरख्तों के साए तले बेंच पर बैठे दोनों कुछ देर खामोश रहे। फजा में सिर्फ परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी। आपको यहाँ लाने का मकसद सिर्फ फूफो की खुशी था, शाहमीर ने सादगी से कहा, जैसे कोई वजाहत दे रहा हो। मुझे अंदाजा है, हुरीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर उसमें भी कोई हर्ज नहीं। खूबसूरत मौसम है और कभी कभार घर से बाहर निकलना अच्छा लगता है। शाहमीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत, कोई मुतालबा नहीं था, सिर्फ एक फितरी सुकून था। तुम्हें गुस्सा नहीं आता मुझ पर? मैंने तुम्हें कभी वो तवज्जो नहीं दी जो एक शौहर को देनी चाहिए। गुस्सा आने के लिए मुझे आपसे कोई तवक्को रखनी होती। हुरैन ने सीधी नज़रों से उसे देखा। मैंने आपसे शुरू दिन से कोई तवक्को नहीं बांधी, इसलिए मुझे मायूसी भी नहीं होती। मैं बस ये चाहती हूँ कि जिस दिन आप खुद चाहें मुझसे बात करें, वरना मैं इंतज़ार करना जानती हूँ। शाहमीर कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, शायद तुम मुझसे बेहतर इंसान हो हुरैन। नहीं, मैं सिर्फ एक ऐसी लड़की हूँ जो ज़िंदगी ने ये सिखाया है कि सब्र के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। उसने धीमे से जवाब दिया और दोनों फिर खामोश हो गए। मगर ये खामोशी पहले से मुख्तलिफ थी। उसमें एक अनजानी सी कुर्बत घुली हुई थी। रात को अपने कमरे में तन्हा बैठी हुरैन अक्सर सोचती रहती कि ज़िंदगी कितनी अजीब होती है। चंद हफ्ते पहले तक वो एक ऐसी दुल्हन थी जिसे सरेआम रद्द कर दिया गया, और आज वो एक ऐसे घर में थी जहां आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए इज्जत और जगह बन रही थी। वो अपनी डायरी में लिखती, शायद इंसान की सबसे बड़ी ताकत सब्र ही होती है। जो दरवाज़ा हमारे लिए बंद होता है, खुदा उसके बदले कोई और दरवाज़ा ज़रूर खोल देता है, बस हमें उस पर यकीन रखना होता है। दिन गुजरते गए और शाहमीर का रवैया आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा।
अब वो रात को घर जल्दी आने लगा था। कभी कभार हुरैन से उसके दिन भर के मामूलात पूछ लेता, कभी उसे अपनी कारोबारी मुश्किलात बताकर राय लेता। ये छोटी छोटी तब्दीलियां हुरैन के लिए बहुत मानी रखती थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक ऐसा शख्स जो बरसों से दिल बंद किए बैठा हो, उसके लिए ये छोटे कदम भी बहुत बड़ी हिम्मत का मजहर होते हैं। एक दिन ज़ुहैब ने मजाक में कहा, भाभी, मुझे तो लगता है मेरा भाई आपसे मोहब्बत करने लगा है। आज सुबह मैंने देखा वो आपकी पसंदीदा किताबों की दुकान के बाहर खड़ा था। झूठ मत बोलो ज़ुहैब, हुरैन ने शर्माते हुए कहा, मगर उसके दिल में उम्मीद की एक लो रोशन हो गई। मैं सच कह रहा हूँ, ज़ुहैब ने हंसते हुए जवाब दिया। मेरा भाई सख्त ज़रूर है, मगर झूठा नहीं। अगर उसने आपके लिए कुछ किया है तो वो ज़रूर दिल से किया होगा। महीना भर गुजर चुका था जब जुमेल वापस आई। शाहमीर के ऑफिस में अचानक उसका दाखिल होना सबके लिए हैरान कुन था। वो खूबसूरत थी, एतमाद से भरपूर, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी मकसद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। शाहमीर, कितने अरसे बाद, उसने मेज़ के करीब आकर कहा। सुना है तुम्हारी शादी हो गई। जुमेल, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। शाहमीर की आवाज़ में सख्ती थी, मगर कोई जज्बाती लर्जिश नहीं। मैं माफ़ी मांगने आई हूँ, उसने करीब आकर कहा। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। उस वक्त मैं डर गई थी, तुम्हारा कारोबार डूब रहा था और मुझे लगा कि मैं गरीबी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मगर अब तुम दोबारा कामयाब हो और मैं चाहती हूँ कि हम दोबारा शुरू करें। शाहमीर कुछ देर खामोश रहा, फिर अफसोस भरी नज़रों से उसे देखा। जुमेल, जानती हो मसला क्या है? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, तुम मेरी दौलत से मोहब्बत करती थी। जिस दिन वो दौलत खतरे में आई तुम चली गई। आज जब वो वापस आ गई तुम भी वापस आ गई। ये मोहब्बत नहीं, ये सौदा है। तुम गलत समझ रहे हो। जुमेल ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, मगर उसने नरमी से मगर वाज़ेह तौर पर हाथ खींच लिया। नहीं जुमेल, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, और उस दिन जब तुमने मुझे तन्हा छोड़ा था मुझे लगा था कि मोहब्बत का वजूद ही झूठ है। मगर पिछले 1 महीने में मैंने एक ऐसी लड़की को देखा है जो बग़ैर किसी मुतालबे के, बग़ैर किसी तवक्को के, सिर्फ इज़्ज़त और खुलूस से मेरे साथ रह रही है। उसने मुझसे कभी मोहब्बत का दावा नहीं किया, मगर उसके अमल मुझे सिखा रहे हैं कि हकीकी रिश्ता कैसा होता है। अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं, बराह करम चली जाओ। जुम्मल के चेहरे पर गुस्से और बेबसी की मिली जुली कैफियत उभरी। तुम पछताओगे शामीर, ये हुरैन नामी लड़की तुम्हें कभी वो नहीं दे सकेगी जो मैं दे सकती हूँ। शायद नहीं, उसने सुकून से जवाब दिया, क्योंकि अब मुझे पता है कि असल कीमती चीज़ क्या है, और वो दौलत नहीं, वफा है। इसी रात देर गए सलीम साहब को दिल का शदीद दौरा पड़ा। तैमूर ने घबराकर हुरैन को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ खौफ से कांप रही थी। हुरैन, बाबा को फ़ौरन हस्पताल लेकर जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। फ़ोन बंद करते ही हुरैन के हाथ लर्जने लगे, आंसू बेकाबू होकर बह निकले। शाहमीर, जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था, उसे यूं परेशान देखकर फ़ौरन उसके करीब आया। क्या हुआ हुरैन? बाबा को दिल का दौरा पड़ा है, वो बमुश्किल बोल पाई। शाहमीर ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर गाड़ी की चाबी उठाई। चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। रास्ते में हुरैन मुसलसल रोती रही, अपने हाथों को बांधे खिड़की से बाहर देखती रही। शाहमीर ने एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए दूसरा हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। हुरैन ने हैरत से उसकी तरफ देखा। यह पहली बार था कि उसने इतनी नरमी से बात की थी, पहली बार था कि उसने खुद से आगे बढ़कर उसका हाथ थामा था। अस्पताल पहुंचकर शाहमीर ने फौरन बेहतरीन डॉक्टर्स का बंदोबस्त किया। अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके सलीम साहब को फौरी ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचाया। बाहर इंतजार गाह में हुरैन बेचैनी से टहल रही थी। जब शाहमीर ने आगे बढ़कर उसे कंधे से थाम लिया और नरमी से कुर्सी पर बिठाया। बैठो, खुद को थकाओ मत, डॉक्टर बेहतरीन है, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। हुरैन की आवाज़ भरा गई। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। हुरैन, शाहमीर ने उसका नाम पहली बार इतनी नरमी से लिया।
तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। ये बात मैं देर से समझा, मगर अब समझ गया हूँ। इसी दौरान जुम्मिल भी वहां पहुंच गई, क्योंकि उसे किसी जरिए से सलीम साहब की खबर मिल चुकी थी और वो उस मौके को इस्तेमाल करना चाहती थी। उसने हुरीन के करीब आकर तंजिया लहजे में कहा, क्या हाल है मिसेस खान? लगता है आपके खानदान पर मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले दिवालियापन, अब ये। हुरीन कुछ कहने ही वाली थी कि शाहमीर ने सख्ती से आगे बढ़कर बात काटी। जुम्मिल, बस करो, यह अस्पताल है, किसी की जान खतरे में है और तुम यहां भी अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रही। मैं तो सिर्फ हाल अहवाल पूछ रही थी। जुम्मिल ने मसनूई मासूमियत से कहा, तुम्हारी नीयत मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। शाहमीर की आवाज में अब साफ गुस्सा था। दोबारा कभी मेरी बीवी के सामने या मेरे ससुराल के किसी फर्द के सामने यह हरकत की तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। अब चली जाओ यहां से। जुम्मिल कुछ देर शाहमीर को घूरती रही, फिर नाकामी का एहसास लिए वहां से चली गई। हुरैन ने शुक्रगुजार नजरों से शाहमीर को देखा और उसके दिल में यकीन पुख्ता हो गया कि यह शख्स जिसे वो कभी समझ नहीं पाई थी, असल में उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। इस दौरान तैमूर भी वहां पहुंच चुका था। उसका चेहरा परेशानी से जर्द पड़ गया था। हुरैन ने उसे देखा तो दौड़कर उसके गले लग गई। भाई, बाबा ठीक तो होंगे ना? इंशाअल्लाह, तैमूर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मगर उसकी अपनी आवाज में खौफ छुपा नहीं था। शाहमीर ने आगे बढ़कर तैमूर के कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत करे तैमूर साहब, डॉक्टर शफीक साहब इस शहर के बेहतरीन अमराज कल्ब के माहिर हैं और वो खुद ऑपरेशन कर रहे हैं, सब अच्छा होगा। तैमूर ने शुक्रगुजार नजरों से शाहमीर को देखा। शुक्रिया, आपने इतनी जल्दी सब कुछ संभाल लिया। मुझे यकीन नहीं था कि आप इतनी फिक्र करेंगे। वो मेरे ससुर हैं तैमूर साहब, शाहमीर ने सादगी से जवाब दिया, और इस घर का हर दुख अब मेरा अपना दुख है। 3 घंटे की तवील इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए और बताया कि सलीम साहब अब खतरे से बाहर हैं। हुरैन की आंखों से शुक्र के आंसू बह निकले और बेइख्तियार वो शाहमीर के सीने से लग गई। उसने भी नरमी से उसे अपने हिसार में ले लिया, उसके सर पर हाथ रखा। कुछ दिन बाद जब सलीम साहब घर वापस आ चुके थे और हालात मामूल पर आना शुरू हो गए थे, एक शाम हुरैन लाउंज में बैठी खिड़की से बाहर बारिश देख रही थी। शाहमीर आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ और उसके करीब बैठ गया। हुरैन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने पलटकर उसे देखा। जी कहिए। जिस दिन हमारा निकाह हुआ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा दिल पत्थर है, कि मैं कभी मोहब्बत नहीं कर सकूंगा। उसने गहरा सांस लिया। मैं गलत था। जुम्मिल ने मुझसे मेरी दौलत की वजह से ताल्लुक़ रखा था और उसके जाने ने मुझे ये सिखाया कि हर रिश्ता खुद गर्जी पर मबनी होता है। मगर तुमने बग़ैर किसी मुतालबे के, बग़ैर किसी तवक्को के मुझे दिखाया कि सच्चा रिश्ता कैसा होता है। तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, मगर हर कदम पर मेरा साथ दिया। जब मेरा दिल ज़ख्मी था तो तुमने मुझे वक्त दिया। जब मेरे ससुर बीमार हुए तो तुमने मेरा सहारा लिया, और जब जुम्मिल ने तुम्हें ताना दिया तो तुमने सब्र से कौंक लिया। ये सब देखकर मैं समझ गया कि असल दौलत क्या होती है। हुरैन की आंखों में नमी आ गई। शाहमीर, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि ये रिश्ता जो मजबूरी से शुरू हुआ था, एक दिन मेरे लिए सब कुछ बन जाएगा। मैंने भी अपने दिल में कई खदशात छुपा रखे थे, मगर आपकी नरमी ने वो सब धो दिए। शाहमीर ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी, इस बार मोहब्बत की बुनियाद पर, मजबूरी की नहीं? हुरैन ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। मैं तुम्हें पहले दिन से ये मौका दे चुकी हूँ शामेर, बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना था। उसने नरमी से उसके माथे को बोसा दिया और दोनों कुछ देर खामोशी से बारिश की आवाज़ सुनते रहे। एक ऐसी खामोशी जो अल्फाज से कहीं ज़्यादा कह रही थी। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर लकीरें बना रही थीं और अंदर 2 दिल जो कभी अजनबी थे, अब एक दूसरे के सबसे करीब महसूस हो रहे थे। अगली सुबह हुरैन मामूल के मुताबिक नाश्ते की तैयारी में मसरूफ़ थी, जब उसे एहसास हुआ कि फैक्ट्री के हिसाबात की एक फ़ाइल गलती से उसके कमरे में रह गई है, जो शामेर रात देर तक देखता रहा था।
وہ فائل لے کر لاؤنج میں پہنچی تو دیکھا کہ شاہ میر پریشانی کے عالم میں تیمور سے فون پر بات کر رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے فون رکھنے کے بعد پوچھا۔ شاہ میر نے تھکے ہوئے انداز میں سر ہلایا۔ سلیم صاحب کے فیکٹری کے پرانے سپلائرز میں سے ایک نے دھمکی دی ہے کہ اگر رقم فوری طور پر ادا نہ کی گئی تو وہ عدالت میں مقدمہ دائر کر دے گا۔ حساب کتاب میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، مگر پرانا اکاؤنٹنٹ استعفیٰ دے چکا ہے اور ریکارڈ الجھا ہوا ہے۔ ہورین نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ دیکھیے، شاید میں مدد کر سکوں۔ میں نے کالج میں اکاؤنٹنگ پڑھی تھی اور بابا کی فیکٹری کے کچھ پرانے کھاتے میں نے خود سنبھالے تھے جب وہ بیمار تھے۔ شاہ میر نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اسے اس پہلو کا کوئی اندازہ ہی نہ رہا ہو۔ تم یہ کر سکتی ہو؟ آزما کر دیکھ لیجئے، ہورین نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اگلے 2 دن ہورین نے میز پر بیٹھ کر پرانے کھاتوں کو کھنگالا، ہر اندراج کو باریکی سے جانچا اور آخرکار وہ گڑبڑ ڈھونڈ نکالی جو ایک بددیانت ملازم کی کارستانی تھی۔ شاہ میر اس کی محنت اور ذہانت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب معاملہ حل ہوا اور سپلائرز مطمئن ہو گئے، اس نے ہورین کے سامنے سر جھکا دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری بیوی صرف نرم دل ہی نہیں بلکہ اتنی ہوشیار بھی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید آپ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا جاننے کا، ہورین نے شرارت بھرے انداز میں جواب دیا اور دونوں ہنس پڑے۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ دونوں کھل کر ایک ساتھ ہنسے تھے اور اس ہنسی نے ان کے درمیان موجود آخری دیوار کو بھی گرا دیا۔ اس رات کھانے کی میز پر پورا خاندان اکٹھا بیٹھا تھا۔ شگفتہ بیگم نے خاص طور پر ہورین کی پسندیدہ بریانی بنوائی تھی اور فضا میں ایک خوشگوار گرمجوشی تھی۔ زہیب مسلسل چٹکلے سنا کر سب کو ہنسا رہا تھا، جبکہ تیمور اور سلیم صاحب بھی مہمان کی حیثیت سے شریک تھے، کیونکہ فیکٹری کا معاملہ حل ہونے کی خوشی میں شگفتہ بیگم نے انہیں دعوت دی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ ہماری ہورین نے یہ سب اکیلے سنبھال لیا، سلیم صاحب نے فخر سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی۔ بابا، یہ سب آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے، ہورین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شاہ میر نے میز کے نیچے سے آہستہ سے ہورین کا ہاتھ تھام لیا، ایک ایسا اشارہ جو صرف ان دونوں کے درمیان تھا۔ اور یہ سب اس گھر کی برکت ہے جو ہورین کے آنے سے اور بھی روشن ہو گیا۔ شگفتہ بیگم نے یہ منظر دیکھا اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھپاتے ہوئے مسکرا دی۔ ان کا فیصلہ، جو کسی زمانے میں محض ایک کاروباری حکمت عملی لگتا تھا، اب 2 زندگیوں کو جوڑنے کا سبب بن چکا تھا۔ ایک ایسا رشتہ جو مجبوری سے شروع ہو کر خلوص کی منزل تک جا پہنچا تھا۔ اگلے جمعے کی نماز کے بعد پورا خاندان مسجد کے صحن میں اکٹھا تھا۔ سلیم صاحب اب مکمل صحتیاب ہو چکے تھے اور شگفتہ بیگم کی مدد سے ان کا کاروبار بھی دوبارہ استحکام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زہیب اور تیمور آپس میں ہنسی مذاق میں مصروف تھے، جبکہ شاہ میر اور ہورین ایک ساتھ کھڑے صحن میں پھیلی دھوپ کو دیکھ رہے تھے۔ جانتے ہو، ہورین نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جو رشتہ رسوائی اور مجبوری سے شروع ہوا تھا وہ اتنا خوبصورت بن جائے گا۔ شاہ میر نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ سے جواب دیا، کبھی کبھی خدا ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے جسے ہم خود نہیں چن سکتے، مگر جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ محبت کی قیمت وفا سے چکائی جاتی ہے، دولت سے نہیں، اور تم نے مجھے یہی سکھایا۔ قریب ہی کھڑے سلیم صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں فخر اور اطمینان کی چمک تھی۔ خدا کا شکر ہے، انہوں نے دھیمے سے کہا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس دن میری بیٹی کو سرعام رسوا کیا گیا تھا، وہی دن ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز ثابت ہوگا۔ تیمور نے اپنے والد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بابا، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، بس ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شگفتہ بیگم، جو اس پورے قصے کی بنیاد بنی تھیں، آگے بڑھیں اور ہورین کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ بیٹی، تم نے میرے بھتیجے کا دل جیت کر مجھے وہ سکون دیا ہے جو میں برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ خدا تمہارا گھر ہمیشہ آباد رکھے۔ دعا کیجیے پھوپھو جان، ہورین نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کہ یہ رشتہ ہمیشہ ایسے ہی مضبوط رہے، چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ آئیں۔ زہیب نے شرارت سے آگے بڑھ کر کہا، بھابی، اب تو آپ کو مجھے بھی کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر دینی ہوگی۔ دیکھیں کیسے آپ نے میرے بھائی کو بدل دیا۔ سب لوگ ہنس پڑے
और मस्जिद के सहन में फैली नर्म धूप में वो सब मिलकर कुछ देर खड़े रहे। एक ऐसा खानदान जो टूटकर फिर से जुड़ चुका था। शामिर ने होरेन की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो गर्मजोशी थी जो महीनों पहले वहां कभी नहीं थी। चलें, घर चलते हैं? उसने आहिस्ता से पूछा। चले, होरेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपने घर, जहां मोहब्बत मजबूरी नहीं बल्कि एक इंतखाब है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और आहिस्ता आहिस्ता सहन से बाहर निकल गए। दो रूहें जो मजबूरी के रास्ते से शुरू होकर सच्ची मोहब्बत की मंजिल तक पहुंच चुकी थीं। उनके पीछे दोपहर की नर्म धूप में खानदान की हंसी गूंजती रही, एक ऐसी कहानी की गवाह जो रुसवाई से शुरू होकर वफा की सबसे खूबसूरत मिसाल बन चुकी थी। तो दोस्तों, ये था आज का खूबसूरत नावल। अगर आपको नावल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं निम्रा कंवल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।